नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। खबर वही है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। इसका एंगल और इसका पहलू आज जो है वो मैं दूसरे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मान्यवर कांसीराम साहब ने 1984 को 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी। जिस बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने 1984 में नींव रखी, वही बहुजन समाज पार्टी महज 11 साल के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सत्ता पर काबिज हो जाती है। और वही बहुजन समाज पार्टी 2 साल के बाद फिर से सत्ता पर आती है और वही बहुजन समाज पार्टी चौथे साल फिर सत्ता पर आती है और वही बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत से आ जाती है। बहुजन समाज के अंदर मान्यवर कांसीराम साहब ने सत्ता के उसको इतना करीब लाकर खड़ा कर दिया, सत्ता के शीर्ष पर ऐसा बैठाया कि बहुजन समाज जो है वो मगन होकर के इतना जोश और उत्साह से भर गया कि बहुजन समाज कहने लगा अब चाहिए तो सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है सत्ता। तो सोचिए, मान्यवर कांसीराम साहब ने एक ऐसा समाज बनाया, वो समाज जो हाशिए पर पड़ा हुआ था, उस समाज को जिससे लोग अस्पृश्य कहते थे, उसे कहां पर लाकर बैठा दिया? सत्ता पर। मान्यवर कांसीराम साहब पंजाब के रोपड़ जिले से अकेले चले थे नौकरी करने, लेकिन बाबा साहब की एक किताब ने, द इनहिलेशन ऑफ कास्ट ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। उनके पूरे जीवन का जो विचार था, सोचने का तरीका था, सब कुछ बदल दिया। कहते हैं इनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के बाद मान्यवर कांसीराम साहब पूरी रात नहीं सो पाए और उस किताब को 3 बार सोया और वो उस किताब को 3 बार पढ़ा। और इस किताब को दिया किसने था? एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीना भाना ने, जब मान्यवर कांसीराम साहब कहाँ काम कर रहे थे? पुणे में एज ए सहायक असिस्टेंट साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तो उस किताब को पढ़ने के बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने अपने पूरे जीवन को बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया। 1971 से उन्होंने जो है वो पूरी तरीके से 1971 में जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, उसके बाद अपने जीवन को पूरे बहुजन समाज के लिए खपा दिया, लगा दिया। तो वो बहुजन समाज आज जो है मान्यवर कांसीराम साहब को बहुत ज्यादा याद कर रहा है। मान्यवर कांसीराम साहब ने पहले दलितों के लिए संघर्ष किया, उसके बाद जब उसको सोशल से लेकर पॉलिटिकल मूवमेंट में लेकर के आए, तो धीरे धीरे दलितों के साथ काम करने के साथ साथ उन्होंने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की गोलबंदी शुरू कर दी और 1984 तक आते आते उन्होंने 85% राजनीतिक समाज बना डाला। लेकिन वो समाज आज सत्ता से बहुत दूर होता चला जा रहा है। इसलिए आज मान्यवर कांसीराम साहब की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मान्यवर कांसीराम साहब आज बहुत ज्यादा याद किए जा रहे हैं, क्योंकि जिन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अंदर उन्होंने सत्ता का स्वाभिमान, सत्ता पाने की ललक पैदा की थी, वो आखिर इतना पीछे क्यों होता चला जा रहा है? वो सत्ता से एक तरीके से हासिल करने के बजाय वो सत्ता के हाशिए से इतना दूर क्यों होता चला जा रहा है? ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने जो अपनी विरासत है वो किसको सौंपी थी? बहन कुमारी मायावती जी को सौंपी थी। लेकिन आप ये सोचिए, 2012 के बाद बहुजन समाज सत्ता से ऐसा दूर हुआ, बहुजन समाज सत्ता से ऐसा छूटा कि 2012 के बाद आज एक दशक से ज्यादा, मतलब 12 साल हो चुके हैं और बहुजन समाज सत्ता के पास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। बहुजनों के अंदर, दलितों के अंदर जो सत्ता पाने का स्वाभिमान पैदा हुआ था, वो आखिर स्वाभिमान जो है वो डाउन होता चला जा रहा है, मनोबल गिरता चला जा रहा है। कार्यकर्ताओं का जो, पदाधिकारियों का भी है, वो भी जोश ठंडा पड़ता चला जा रहा है। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर ज्यादा दिनों तक सत्ता से दूर रही तो फिर उसके लिए, उसके कार्यकर्ताओं के लिए और समाज के लिए जो है वो बहुत नुकसान होता है। आप सोचिए, मान्यवर कांसीराम साहब ने शुरुआत में जो है वो दलितों के उत्थान की बात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को अपनी कर्मभूमि बनाया और दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती थी। लेकिन वो एक ऐसा विचार लेकर आए, वो एक ऐसी आधुनिक पाठशाला लेकर के आए जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के दलितों में, शोषितों में, पीड़ितों ने, वंचितों में, मजलूमों में एक जोश और उत्साह भर दिया। और उसके बाद नारे, ऐसे ऐसे नारे लगे कि उसके बाद जो है बहुजन समाज के अंदर एक सांस्कृतिक चेतना पैदा हुई। मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो नारे लगते थे, मान्यवर तेरी नेक कमाई,
तूने सोती कौम जगाई। उस सोती हुई कौम को मान्यवर साहब सत्ता के इतना करीब लेकर आए, फिर उसके बाद वो शांत नहीं बैठी और उसके बाद नारा लगा कि लखनऊ यूपी तो हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। लेकिन दिल्ली तभी मिलेगी जब आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी आपको दिल्ली मिलेगी। लेकिन अगर आप गलत फैसले लेंगे, गलत फैसलों के जरिए अगर आप सोचेंगे कि समाज का वोट आपको मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आज मान्यवर कांसीराम साहब तो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी पार्टी जरूर हमारे बीच में है। और उस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नेतृत्व कर रही हैं। अब उनके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि 12 साल से जो बहुजन समाज, जो दलित समाज, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो समाज के अंतिम छोर पर पड़ा हुआ है, जिसको अछूत और अस्पृश्य कहा जाता है, जिसको लोग भेदभाव करते हैं, जिससे नफरत की जाती है, उस समाज को, जो समाज हमेशा से गुलामी का दंश झेलता रहा है, आखिर 12 साल से वो सत्ता से दूर क्यों है? उसको जो है सत्ता के करीब कैसे लाया जाए, उसको सत्ता के सिंहासन पर कैसे बैठाया जाए, ये सब आज जो है वो बहुत बड़े ऐसे सवाल हैं जो दलितों के मन में कचोट रहे हैं। उनसे सुबह शाम पूछ रहे हैं सत्ता से आखिर वो इतना दूर क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि सत्ता ऐसी मास्टर चाबी है जिसके जरिए आप सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं। तो आखिर इन बहुजनों के जो समस्याओं के ताले हैं वो बंद क्यों हैं, ये खुल क्यों नहीं रहे हैं? जो समाज 85% तक है, जो 80 से 85% आबादी में बहुजन समाज है, आखिर ये सत्ता से इतना दूर क्यों होता चला जा रहा है? सवाल हम नहीं पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मान्यवर कांसीराम साहब की विरासत कौन बचाएगा? बहुजन समाज के लिए उन्होंने जो खून पसीना एक किया है, आखिर अगर वो विरासत, वो विचारधारा कमजोर पड़ रही तो सवाल कौन पूछेगा? सवाल हम पूछेंगे, आप भी पूछेंगे, सबको पूछना है। मान्यवर कांसीराम साहब की जो विचारधारा थी, उन्होंने कभी अपने उसूलों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बहुजन समाज को सत्ता के पास लाने के लिए, बहुजन समाज के अंदर स्वाभिमान पैदा करने के लिए, बहुजन समाज में जोश भरने के लिए, बहुजन समाज को जगाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उनकी आर्थिक प्रगति और तरक्की के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने अपनी सबसे विपरीत विचारधारा वाले दलों से भी समर्थन लिया। अपने विपरीत विचारधारा वाली भाजपा के साथ भी सरकार बनाई। 1995, 97 और 2002 की सरकारें ये गवाही देती हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब का सिर्फ एक मिशन था, मान्यवर साहब का सिर्फ एक सपना था, उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि समझौता कर लिया जाएगा, लेकिन हमारा समाज जो पीछे पड़ा है, हमारा समाज जो हाशिए पर खड़ा है, हमारा समाज जिसको लोग छूना तक पसंद नहीं करते हैं, वो समाज जो कई सदियों तक इस देश में गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, उसको आजाद सिर्फ तभी कराया जा सकता है जब उसको सत्ता में लाया जाए। तो मान्यवर कांसीराम साहब 3 बार अपने जीते जी बहुजन समाज को सत्ता में लेकर के आए, सत्ता में लाकर के उनके अंदर स्वाभिमान जगाया, उनका जोश जगाया। लेकिन आप कुछ लोग ये कहते हैं कि 2007 में चमत्कार हो गया, 2007 में सोशल इंजीनियरिंग ने काम किया, पूर्ण बहुमत की सरकार आई। 2007 में बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग ने काम किया, उसमें बहन जी की जरूर मेहनत थी, लेकिन लोग ये भी ना बोले, लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए, ये मान्यवर कांसीराम साहब के खून और पसीने की कमाई थी, ये मान्यवर कांसीराम साहब का संघर्ष था, ये मान्यवर कांसीराम साहब का अथक प्रयास था, ये मान्यवर कांसीराम साहब के पैदल चलकर परिश्रम करने का फल था, ये मान्यवर कांसीराम साहब का बीजारोपण था, ये मान्यवर कांसीराम साहब की कड़ी मेहनत थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में पैदल चल करके, संघर्ष चल करके अपने खून और पसीने से बहुजन समाज को इकट्ठा किया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक रूप से बहुजनों के लिए एक सियासी बीजारोपण किया। ये उसी का नतीजा था कि 2007 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। 403 में 206 सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाती है। 2007 में भले ही मान्यवर कांसीराम साहब ना हो, भले ही उनका परिनिर्वाण हो चुका हो, लेकिन जो सत्ता प्राप्त हुई है परिनिर्वाण के बाद, वो मान्यवर कांसीराम साहब का परिश्रम था, उनकी अथक लगन, उनकी जो सेवा थी बहुजन समाज के लिए, उनका जो लगन थी, उनका जो परिश्रम था, खून पसीने की उनकी जो कमाई थी, वही हमें 2007 में सत्ता रूपी फल के रूप में दिखाई पड़ी।
तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुजन समाज जो सत्ता से दूर जा रहा है, इसको पास कैसे लाया जाए, सत्ता के करीब कैसे लाया जाए। तो क्या बहुजन समाज जो है, एक चुनाव आप सोचिए 2007 से 12 का चुनाव बीत गया, उसके बाद यह हुआ कि 2014 में कुछ अच्छा होगा, लेकिन मोदी और हिंदुत्व वाली लहर में भाजपा जिस तरीके की धर्म की राजनीति कर रही है, उस हिंदुत्व की लहर में 2014 में भी बहुजन समाज चूक गया। बारी आई 2017 की, 2017 में भी बहुजन समाज चूक गया। फिर बारी आई 2019 की, 2019 में भी बहुजन समाज को सफलता नहीं मिली, 2022 में भी सफलता नहीं मिली। तो आखिर लगातार असफलता होने के पीछे कारण क्या है? वो बहुजन समाज पार्टी जो एक समय में 40%, इस उत्तर प्रदेश में 40% सीटें, 40% वोट प्रतिशत लेकर के सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है, सरकार बनाती है, वही बहुजन समाज पार्टी 12 साल बाद, एक दशक बाद उत्तर प्रदेश में 12% वोटों पर आकर के टिक जाती है। सवाल यही उठ रहा है कि अभी अगर सही फैसले नहीं लिए जाएंगे, सही डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, समय पर सही फैसले नहीं होंगे, तो ये 12% वाला वोट और घट सकता है और नीचे आ सकता है। रणनीति में बदलाव नहीं किया जाएगा तो इससे सिर्फ एक पार्टी का नहीं, बहुजन समाज पार्टी का नहीं, बल्कि इससे बहुजन समाज का नुकसान होगा। इसलिए उम्मीद यही है कि बहुजन समाज के हित में, लोगों के हित में, हाशिए पर खड़े समाज के हित में सही फैसले लिए जाएं, बहुजन समाज के उत्थान के हित में फैसले लिए जाएं, जिससे बहुजन समाज का सियासी नुकसान होने के बजाय नफा हो। क्योंकि घाटा बहुत दिनों से उठाया जा रहा है, अब बात मुनाफे की है। अगर बहुत दिनों तक घाटे का सौदा होता रहा, सियासत में बहुजन समाज बहुत पीछे छूटता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज राजनीतिक रूप से बिखर जाएगा, बहुत बड़ा समाज को नुकसान होगा। इसलिए उम्मीद है कि मान्यवर कांशीराम साहब जिस समाज को सत्ता के पास लाए थे, वो सत्ता के पास रहेगा, सत्ता में रहेगा, शीर्ष पर रहेगा, सरकार बनाएगा, फैसले सही होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ उम्मीद की जा रही है, इन्हीं बातों के साथ उम्मीद की जा रही है कि 2024 में भी बहुजन समाज का जो नेतृत्व है, बहुजन समाज के जो शीर्ष आला कमान है, वो सही फैसला लेंगे, जिससे कि बहुजन समाज का नुकसान ना हो। ये विश्लेषण, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपने सुझाव दें, अपने कमेंट दें, या आप हमें बताएं आप क्या चाहते हैं। आपका कोई सुझाव हो, आपके पास कोई कार्य योजना हो, आपके पास कोई अच्छा ड्राफ्ट है, वो आप हमें मैसेज भेजें, मैं उसको स्टोरी करके उसकी स्टोरी करके बहुजन समाज के लिए प्रस्तुत करूंगा। आपसे अपील है कि आपके पास कोई भी अच्छा आइडिया है, आप स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होता है, वो नंबर लेकर के आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।